हम लोग पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन की बात कर रहे थे। पाथ फंक्शन की एक स्टेट फंक्शन की कंडीशन हम लोग देख रहे थे। स्टेट फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं वो भी हमने देखा था। और इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हमने अभी तक देखे, वो इंपॉर्टेंट रिलेशन एक जो आगे आने वाले न्यूमेरिकल में काम आता रहेगा, एंड दैट इज हीट कैपेसिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी तभी एप्लीकेबल है जब फेज ऑफ सिस्टम सेम रहे। बाकी हमने उसके डिफरेंट डिफरेंट वेयर अबाउट्स भी देखे, बाएं दाएं की चीजें भी देखी, जो कि हमें काम आती रहेंगी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। और इसी तरह का डिस्कशन इज नीड ऑफ आर, जो हमें चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। तो बच्चों, कैपेसिटी जब भी क्यू निकालनी हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें क्यू डब्ल्यू, डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, ये चार चीजें निकालना ही फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन है। पीटीवी तो हरदम ही जरूरत पड़ेगी। बस ये चार क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा एस एंड डेल्टा जी पूछा जाएगा। स्टैंडर्ड चीजें हैं, यही फिक्स क्वेश्चन हमें बार बार मिलते रहेंगे। ये फ्लोट के क्वेश्चन है, उसके अलावा बाकी चीजें जरूर हैं, पर जो मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन जो मिलेंगे वो किसी भी प्रोसेस के लिए हीट एनर्जी कितनी एक्सचेंज करनी पड़ी, कितना वर्क डन करना पड़ा, कितनी इंटर एनर्जी चेंज हुई, कितनी एंथैल्पी, सबके बारे में हम बराबर सबसे बड़ा डिस्कशन वर्क डन के बारे में है। वर्क डन को हम न्यूमेरिकल में किस किस तरीके से वर्क डन को निकाल सकते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वो सब चीजें, वो डिस्कशन सबसे लंबा है। तो सबसे पहले हम उसी को स्टार्ट करेंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक रिलेशन जो चैप्टर समझने के लिए जरूरी है, जो हम कर रहे हैं अभी। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्लासिफाइड एज रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये दो चीजें बची हैं। पर बीच में हमारा हीट कैपेसिटी का डिस्कशन स्टार्ट हो गया बिकॉज ऑफ क्वेश्चन रेज्ड बाय स्टूडेंट। क्यों हीट एनर्जी कैसे कैसे निकाल सकते हैं फर्स्ट लॉ में, डब्ल्यू कैसे कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा यू कैसे कैसे निकाल सकते हैं, सबके दो तीन रिलेशन देखेंगे, मैथमेटिकल रिलेशन। कौन सा यूज होगा वो डिपेंड करता है व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द न्यूमेरिकल। फाइन, ओके। बट क्यू निकालने का एक तरीका हम लोग जान चुके हैं। जब फेज सेम हो, फिजिकल स्टेट सेम हो, तब हीट कैपेसिटी डिफाइंड होती है। और क्यू निकालने का एक तरीका हम सब लोग जानते हैं, MSDT। ये सारे रिलेशन कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन में बहुत कॉमनली यूज होते हैं। हीट कैपेसिटी तभी डिफाइंड है, हीट कैपेसिटी इज प्रोसेस डिपेंडेंट। आइसोथर्मल के लिए तो इनफाइनाइट होती है, डिफाइंड ही नहीं होती। पर हाँ, एडियाबेटिक के लिए अलग है। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है? एडियाबेटिक प्रोसेस वो होती है जिसमें हीट एक्सचेंज जीरो हो। तो सब में सी हो, सीएम हो, एस हो, सब में ऊपर डीक्यू था, डीक्यू जीरो हो जाएगा तो हीट कैपेसिटी क्या रह जाएगी? चार ही तरह की प्रोसेस पढ़ोगे आप, चार ही तरह की। मैं मोलर हीट कैपेसिटी को अलग अलग अवतार में देखूंगा, तो बताओ चार तरह की प्रोसेस 99% क्वेश्चन आपके कवर कर लेंगी फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। एक आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा एडियाबेटिक प्रोसेस। हजारों तरह की थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो सकती है। देयर कैन बी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पॉसिबल। Only for one system, ideal gas, and including all system, number of processes even more. But 95 or 98, 99% numericals will be based on only four processes. These are celebrity, these are very famous as far as numerical applications are concerned. Isobaric process and isochoric process. बोलने में तो साइक्लिक भी बोलेंगे, पर वो इन्हीं तीन चार प्रोसेस एक साइक्लिक प्रोसेस बना देंगे ताकि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट बराबर हो जाएगी। व्हाट इज द हीट कैपेसिटी? सब में क्या फॉर्मूला होता है? dq by dt डिवाइड बाय n, और कर देंगे तो मोलर आ जाएगा, डिवाइड बाय m कर देंगे तो स्पेसिफिक आ जाएगा। dq न्यूमरेटर में जरूर है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, तो dt इज इक्वल टू 0 और डेल्टा t तो 0 होगा ही होगा। फिर जब dt 0 है, dt मतलब थ्रू आउट टेम्परेचर कांस्टेंट है। डेल्टा टी 0 तो तब भी हो सकता है जब प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं हो, तब भी डेल्टा टी 0 हो सकता है। इनिशियली 300 केल्विन, बीच में 500, 300 तो घटता बढ़ता रहा, और फाइनल में फिर 300 केल्विन, तो डेल्टा टी तो T2 माइनस T1 0 हो गया।
लेकिन dt तो जीरो नहीं हुआ, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में dt जीरो होना चाहिए, डेल्टा टी तो अपने आप जीरो हो जाएगा। एडियाबेटिक प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज जीरो है, ना सिस्टम सराउंडिंग से हीट एनर्जी लेता है, ना सिस्टम सराउंडिंग को हीट एनर्जी देता है। ऐसा तब पॉसिबल है जब बाउंड्री एडियाबेटिक बाउंड्री हो। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब अलग है और एडियाबेटिक बाउंड्री का मतलब अलग है गाइस। एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है बच्चों जिसमें हीट एक्सचेंज ना हो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग किस दो मोड में एनर्जी का लेन देन कर सकते हैं? थ्रू वर्क, थ्रू W एंड थ्रू Q, थ्रू हीट एक्सचेंज। दो ही तरीके हैं सिस्टम सराउंडिंग को एनर्जी लेने और देने के। तो एडियाबेटिक प्रोसेस जिसमें बाउंड्री एडियाबेटिक हो, हीट एक्सचेंज ना हो। आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें थ्रू आउट प्रेशर ऑफ सिस्टम कांस्टेंट रहे। P क्या है? प्रेशर ऑफ सिस्टम। लेकिन लिक्विड सॉलिड में तो प्रेशर ऑफ सिस्टम मतलब जो एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है वो है। गैस में प्रेशर ऑफ सिस्टम, प्रेशर ऑफ गैस। तो जब गैस की बात करेंगे आइडियल या रियल गैस, तब प्रेशर ऑफ गैस मस्ट बी कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। जब डीपी जीरो है तो फाइनल इनिशियल का डिफरेंस तो जीरो होगा ही होगा भाई। आइसोकोरिक प्रोसेस रिजिड बाउंड्री हो तो बिल्कुल भी वॉल्यूम थ्रू आउट द प्रोसेस चेंज नहीं होना चाहिए, तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट थ्रू आउट। इनिशियल फाइनल वॉल्यूम तो वैसे भी कांस्टेंट, पहले बढ़ाओ घटाओ और फाइनली वही पे ले आओ तो भी डेल्टा वी तो तब भी जीरो हो गया। पर आइसोबारिक आइसोकोरिक नहीं बोल सकते तब। तो चार तरह की प्रोसेस का जलवा रहेगा पूरे चैप्टर में। आइडियल कैसे सिस्टम का जलवा रहेगा। मैं आपसे बोलता हूं ये प्रोसेस सिर्फ गैस के लिए नहीं है, आइडियल गैस सिस्टम के लिए, ये रियल गैस के लिए भी हो सकती है प्रोसेस, सॉलिड लिक्विड और दूसरे सिस्टम के लिए भी हो सकती है। जैसे फेज ट्रांसफॉर्मेशन आइसोबारिक भी होती है और आइसोथर्मल भी होती है। ये नोट नहीं लिखा है तो लिख लेना, हालांकि मैं एक्सप्लेन कर चुका कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन इज आइसोबारिक एज वेल एज आइसोथर्मल प्रोसेस। फेज ट्रांसफॉर्मेशन इज आइसोबारिक एज वेल एज आइसोथर्मल प्रोसेस। बॉइलिंग 1 atm, कांस्टेंट प्रेशर 1 atm पे होती है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो लिक्विड और वेपर दोनों का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। और इसलिए 3/2 nRT से काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती वेपराइजेशन में, क्योंकि टेम्परेचर लिक्विड वेपर का सेम रहता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी होती है Q1 Q2 डिवाइड बाय R। दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा, R चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गई। जब हम पोलर मॉलिक्यूल या इंड्यूस डाइपोल में भी डाइपोल है, जब उनके डिस्टेंस चेंज करेंगे, चार्ज का डिस्टेंस चेंज होगा, Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। वेपर की लिक्विड से पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि वेपर में ज्यादा रैंडमनेस एनर्जी तो ज्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो एनर्जी ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी 3/2 nRT। टेम्परेचर सेम है, जब 1 मोल लिक्विड था 1 मोल वेपर में गया। अगर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अगर हम पर मोल डिफाइन करें, जब 5 मोल लिक्विड है तो 5 मोल वेपर की बात करो, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पर मोल होती है थर्मोकेमिस्ट्री में। 5 मोल की बात करेंगे तो पर मोल को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 5 मोल का किसी न्यूमेरिकल में बात की जाए तो यूनिट पर मोल जरूर ध्यान रखना है। इतना ही ज्यादा मैंने उसको तवज्जो दी ताकि आप मिस्टेक ना करें, क्योंकि वो वहां पर ट्रैप में आ जाते हैं बच्चे, आते हैं, आ जाते नहीं है। और उस फंडामेंटल चीज को मैंने बार बार हिट किया है थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाते टाइम। आइसोथर्मल प्रोसेस, कुछ चीजें जो थर्मोडायनेमिक्स की भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, अभी वो चीजें क्लियर हो जाएंगी और डाउट्स ऑटोमेटिकली रेड्यूस हो जाएंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में मुझे जरा बताओ, dt जीरो तो व्हाट इज द हीट कैपेसिटी? Cp Cm सब इन्फिनिटी है, क्योंकि dt जीरो है। मैं बोलूंगा आइसोथर्मल है फेज ट्रांसफॉर्मेशन, तो कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। लिख लो, नॉट ओनली गैस, किसी के लिए भी लिखो, इन आइसोथर्मल प्रोसेस हीट कैपेसिटी इज नॉट डिफाइंड, दैट इज इन्फिनिटी। कोई भी सिस्टम आइसोथर्मल में जा रहा हो, dt नीचे जीरो हो जाएगा। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हीट कैपेसिटी इज नॉट डिफाइंड, तो इसलिए लेटेंट हीट डिफाइन करते हैं वहां पर। और लेटेंट हीट क्या है आप जानते हो, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर, पढ़ लेना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब डिफाइन किया हुआ है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के न्यूमेरिकल के लिए।
C इज इक्वल टू इंफिनिटी। एडियाबेटिक प्रोसेस में dq जीरो होता है, तो बताओ C क्या होता है? dq बाई dt। सब में न्यूमरेटर में dq है, dq जीरो है, तो C क्या हो जाएगा? जीरो। चार फेमस प्रोसेस में से दो का तो खेल खत्म हो चुका। एक के लिए फिक्स हो गया जीरो, दूसरे के लिए डिफाइंड ही नहीं है। तो दो ही हीट कैपेसिटी दिखती है न्यूमेरिकल में, क्योंकि फेमस प्रोसेस चार है, जिनमें से दो का तो भाग्य फिक्स हो गया, जीरो और इन्फिनिटी। बची कौन भाई? बस आइसोबारिक। आइसोबारिक के लिए सीपी, इसलिए सीपी दिखाई देता है, और आइसोकोरिक के लिए सीवी। जब मोलर हीट कैपेसिटी स्मॉल सीपी और स्मॉल सीपी की बात करो, तो फिजिक्स में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिनोट करते हैं। डिनोटेशन कुछ भी हो सकता है, पर जनरल डिनोटेशन की मैं बात कर रहा हूं, हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं इसको। तो ये पर यूनिट मास होता है, ये पर मोल होता है। सीपी एंड सीवी, इसलिए सारे सीपी सीवी की आइडियल गैस के लिए मैंने वैल्यू भी लिखवाई थी। डिग्री ऑफ फ्रीडम को लेके कैसे स्टेट में, वो टेबल आपका थर्मोडायनेमिक्स में बनी हुई होनी चाहिए, मैं डायरेक्टली यूज करूंगा। सीपी एंड सीवी, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ही अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीपी सीवी 3/2R, 5/2R, 3R, 4R मैंने लिखवाई थी। अब बच्चे सोचते हैं जहां जिस एक्सप्रेशन, वो तो 3R, 4R, 3/2R कांस्टेंट है। अब हीट कैपेसिटी सीपी तो तब है जब प्रोसेस मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस, पर सीपी एक कांस्टेंट है, उसको एडियाबेटिक प्रोसेस में भी सीपी को यूज करेंगे, आइसोथर्मल में भी सीपी को सीवी को यूज करेंगे, सीपी सीवी को ही बाकी सबके एक्सप्रेशन में भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीपी का उसी एक्सप्रेशन में आएगी जो आइसोबारिक प्रोसेस होगी, ऐसा नहीं है। वो सीपी की वैल्यू जरूरी थोड़ी है कि उसके लिए जो बेसिकली डिफाइंड है, तो वो वैल्यू हम किसी दूसरे प्रोसेस के एक्सप्रेशन में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, ऐसा होता है। तो ये गलत फहमी मत पालना, पहली चीज। आइसोबारिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस, तो सीपी एंड सीवी, इनकी वैल्यू आइडियल गैस के लिए तो मैंने याद करवा रखी है। एक बार में सीवी की वैल्यू है, सीपी की तो आइडियल गैस के लिए एक रिलेशन होता है, सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर। ये रिलेशन हम लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए होता है। मैंने एक चीज और बताई थी, गामा क्या होता है? हीट कैपेसिटी का रेशियो, पॉइजन रेशियो, सीपी बाई सीवी। आइडियल गैस के लिए है सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेशन भी सामने आ जाता है, जब हम आइसोबारिक प्रोसेस पढ़ेंगे तो आ जाएगा। इन चार प्रोसेस को हम स्पेशल इंपॉर्टेंस देके पढ़ेंगे, और मैं डायरेक्टली इन चार प्रोसेस के लिए क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा यू, डेल्टा एच के अलग अलग फॉर्मूला निकालूंगा। अरे सारे के सारे न्यूमेरिकल तो उस पर टिके होंगे, मैं डिस्कशन बहुत ज्यादा करूंगा, बहुत ज्यादा करूंगा। आई विल कवर मच मोर देन, बट क्वेश्चन तो ज्यादातर उन्हीं पे चार पे ही बनेंगे। तो बात तो उनसे बन जाएगी, पर फंडामेंटली हम सारे क्वेश्चन करने हैं, तो फिजिक्स में तो वही लगते हैं, उन्हीं के क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा यू, डेल्टा एच, ये चार फॉर्मूले लगते हैं सबके लिए। पर मैं जनरलाइज बताऊंगा, उन प्रोसेस के लिए उनको स्पेशलाइज कर देंगे, वो बात अलग है, वो तो स्पेशल केस है। आइसोथर्मल आइसोबारिक के लिए हीट कैपेसिटी ये हो गई, सीपी सीवी एन आर, ऑल दैट। आइडियल गैस की जनरलाइज प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। फिजिक्स में क्या बोलते हैं? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का ही स्पेशल केस होता है एडियाबेटिक प्रोसेस, उसी का स्पेशल केस होता है आइसोबारिक, उसी का आइसोकोरिक, उसी का आइसोथर्मल। जनरलाइज reversible process of ideal gas that we study in physics is known as polytropic process. इनफाइनाइट टाइप केसेस हो सकते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के, जिसके चार केसेस हैं, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक। जलवा वैसे नहीं का ही है। तो दोस्तों इसलिए सीपी 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 दो ही हीट कैपेसिटी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि चार फेमस प्रोसेस में से दो तो टाइम टाइम फिश, जीरो और इन्फिनिटी, बची दो तो वही दिखाई देंगी। फेमस प्रोसेस में से दो वाली हैं, वही दिखाई देंगी, बाकी क्यों दिखाई देंगी? इसलिए उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, पाथ फंक्शन के लिए हमने कंडीशन ली थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाथ फंक्शन। फर्स्ट, ये पाथ इंडिपेंडेंट है, पढ़ चुके हैं, पाथ इंडिपेंडेंट है। सेकंड, अगर हम बात करें
If we talk about second cyclic integral of state function is 0, यानी कि ये स्टेट फंक्शन है, सीधी बात है। इनिशियल फाइनल स्टेट सेम, एक स्टेट में की वैल्यू होती है तो चेंज कुछ होगा ही नहीं, फाइनल इनिशियल बराबर। तीसरा हमने बोला था कंडीशन ऑफ एनी मैथमेटिकल फंक्शन टू बी स्टेट फंक्शन, उसके लिए ऑयलर्स रेसिप्रोकल रूल फॉलो होना चाहिए। व्हाट वी मीन बाय ऑयलर्स रेसिप्रोकल रूल, ये बताने से पहले मुझे आप लोगों को पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब बताना था। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब एक अगर मल्टीपल वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट हो कोई चीज तो एक वेरिएबल के साथ उसको चेंज करो, कीपिंग ऑल अदर टू बी कांस्टेंट। रेसिप्रोकल, ऑयलर्स रेसिप्रोकल रूल, ऑयलर्स रेसिप्रोसिटी। अब मैं इसको समझा सकता हूं और एक एग्जांपल भी बताऊंगा। इससे आप अगर ये फॉलो हो रहा है तो वो स्टेट फंक्शन कम पक्का है। क्या करो, मैथमेटिकली फाई इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो क्या करो भाई साहब, फाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लो एक्स के रिस्पेक्ट में कीपिंग वाई कांस्टेंट। फाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लो वाई के रिस्पेक्ट में कीपिंग एक्स कांस्टेंट। इससे कुछ तो मामला आएगा ना, मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ एक्स वाई और कांस्टेंट, और कुछ तो आएगा। अब इससे जो आया, जैसे क्या आ गया था, एक्स क्यूब 2y आ गया था, एक जो हमने एग्जांपल लिया था, ऐसे ही रैंडम एग्जांपल ले लिया था, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर वाला, ये आ गया था। ये क्या आया था आपका, वाई स्क्वायर 3x स्क्वायर, ये आ गया था एक्स के रिस्पेक्ट वाला, वाई के रिस्पेक्ट वाला। तो दीज आर सम फंक्शन सिंपल, इनको फिर दोबारा से ये वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो चुका, जो आया उसको दोबारा से पार्शियली डिफरेंशिएट करो, लेकिन इस बार y के रिस्पेक्ट x के रूप में कीपिंग y कांस्टेंट। जो मैथमेटिकल फंक्शन आ गया, फाई को x के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया था, फाई को x के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया था, अब आप फाई को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंट, जो चीज आई उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में, बट इस बार कीपिंग x कांस्टेंट। अगर ये आपस में बराबर है तो रेसिप्रोसिटी रूल ओबे हो रहा है, अगर ये बराबर नहीं है तो ओबे नहीं हो रहा। अगर ये बराबर आ जाए, LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए, इसको अलग से निकालो, इसको अलग से निकालो, अगर दोनों बराबर हो जाए तो बोल देना फाई एक स्टेट फंक्शन है, और बराबर ना हो तो बोल देना फाई एक स्टेट फंक्शन नहीं। लेट मी टेक वन एग्जांपल फॉर मोर क्लैरिटी अबाउट द सेम। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इस तरह की सिचुएशन फिजिक्स में आपको ज्यादा आएंगी। मेरे बच्चों, ये एक्चुअली मैं जो बता रहा हूं ना, ये KVPY में पूछा हुआ है इस तरह का, जेई नीट में आज तक नहीं पूछा है ये चीज, बट पूछ सकते हैं किसी, हम तो सबकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारी कैपेसिटी के बियॉन्ड कुछ नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूं, प्रूव दैट, प्रूव करेंगे रेसिप्रोकल रूल से, प्रूव दैट प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज स्टेट फंक्शन, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज स्टेट फंक्शन। आप बोलोगे सर आपने तो फाई एक मैथमेटिकल फंक्शन दिया था, तो पी को तो मैथमेटिकल फंक्शन दिया ही नहीं। अरे भाई, आइडियल गैस बोलते ही किसको याद नहीं है, P is equal to nRT। क्वांटिटी को चेंज नहीं करते थर्मोडायनेमिक्स में, nRT/V, ये तो कांस्टेंट है। तो जो मेरा फाई है वो प्रेशर है, मुझे क्या निकालना है, प्रेशर को स्टेट फंक्शन प्रूव करना है। तो मैं बड़े प्यार से बोल सकता हूं P इज फंक्शन ऑफ V एंड T, ये V और T आ रहा है इधर, तो P इज फंक्शन ऑफ V एंड T। मैं दो काम कर देता हूं, अब एक, P को पहले V के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, और मैं P को टेम्परेचर आएगा, यस 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 सॉरी, दूसरे में P को मैं डिफरेंशिएट करूंगा T के रिस्पेक्ट में पार्शियली कीपिंग V कांस्टेंट। देखो भाई साहब, ये आपका मैथमेटिकल फंक्शन है। अनार को तो मैं बाहर निकाल लूंगा, एक अनार 100 बीमार। IIT में जाने के बाद ये चीज बहुत सत्य सिद्ध होती है।
ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा। एन आर टी बाई वी, एन आर टी बाई वी क्या है भाई साहब? टी कांस्टेंट है, तो ये तो पूरा मामला न्यूमरेटर वाला कांस्टेंट हो गया। बोलो बोलो, यप 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 यप। 1 बाई वी को क्या लिख सकते हैं? वी रेज टू पावर माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन करो, माइनस वी, ये तो कांस्टेंट है, बाई वी स्क्वायर, वी की पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -1 वी की पावर -1 यानी कि -1 बाई वी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? -nRT बाई वी स्क्वायर। कोई शक? अब v कांस्टेंट रखते हुए तो ये मामला कांस्टेंट हो गया ब्रदर। टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा। क्या आ गया? क्या आ गया बच्चों? ओ ये आ गया भाई साहब। मुझे LHS RHS यहां पे मैंने टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया। जो मामला आया इसको अब मैं v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। जो भी मामला आया इसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो ये तो इसका फंक्शन आ गया v का। v का फंक्शन हो सकता है, t का हो सकता है, vt का हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, मैं पहले बता चुका हूं। तो यहाँ पे v का फंक्शन रहा, ये t का तो रहा ही नहीं। तो ये जो मामला आया dp बाई dt v, दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? इस बार v के रिस्पेक्ट में करेंगे, बट कीपिंग t कांस्टेंट। तो v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कितना आ गया? nr तो कांस्टेंट है और 1 बाई वी का डिफरेंशिएशन -1 बाई वी स्क्वायर, ये आ चुका। तो ये तो आ गया एक साइड का। अब v के रिस्पेक्ट में किया था, अब t के रिस्पेक्ट में करते हैं। इसको t के रिस्पेक्ट में करो तो t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो d बाई dt जो मामला क्या था, जो आ चुका है उसका तो डिफरेंशिएशन करना है, पर इस बार कीपिंग v कांस्टेंट। तो v कांस्टेंट है तो ये पूरी चीज तो कांस्टेंट हो गई आपकी। और t का डिफरेंशिएशन कितना होता है मुझे बताओ? LHS इज इक्वल टू RHS आया या नहीं आया? -nR by v square, -nR by v square. Hence, pressure of ideal gas is a state function from Euler's reciprocal rule. अब देखो भाई, डिफरेंशिएशन तो करना ही है। अब मैं कॉन्सेप्ट तो कुछ नया है नहीं, मैथमेटिकल ट्विस्ट है। तो एक क्वेश्चन लिख लो जरा, घर पे करना। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको नहीं याद हो तो याद कर लेना। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट प्रेशर ऑफ वैन डर वाल्स गैस। वैन डर वाल्स इक्वेशन यूज कर लेना, P + AN² B² V - NV = nRT। प्रूव दैट प्रेशर ऑफ वैन डर वाल्स गैस इज ए स्टेट फंक्शन। LHS = RHS कर लेना। प्रूव दैट प्रेशर ऑफ वैन डर वाल्स गैस इज स्टेट फंक्शन। एक और क्वेश्चन करवाता हूं, लेट अस प्ले द गेम। दोस्तों, सर एक बार पिछला पेज निकाल। Unnecessary burden. Yes, please. Are you asking some question, please? एक बार पिछला पेज निकाल दो। अच्छा जी, लो। बल्ले बल्ले अमृतसर। इससे पिछला। ओके। Should I move to last page? Yes, sir. Where we were actually. Okay, baby. चक दे फट्टे नब्बे की ली। एक क्वेश्चन करता हूं। Phi is function of temperature and pressure. Given है क्वेश्चन में, phi is function of temperature and pressure and it is given in differential form as RT by P dP। फंक्शन ऑफ प्रेशर है तो dP आएगा और फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है तो dt भी आएगा। dP एंड dt मतलब phi is function of pressure and temperature। अब मैंने बोला था अगर किसी को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो एक स्टेट फंक्शन है,
पर स्टेट फंक्शन को डिफरेंशियल फॉर्म में जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन को लिख सकते हैं। तो मैंने पहले मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ एक फंक्शन दे दिया, अब मैं उल्टा पूछूंगा। क्या पूछूंगा? क्या ये डिफरेंशियल फॉर्म में जो फाई एक मैथमेटिकल फंक्शन जो टेम्परेचर प्रेशर का है, वो ये मैथमेटिकल फंक्शन दे रखा है डिफरेंशियल फॉर्म में, तो ये क्या हो गया? पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या हो गया ये? डेल फाई बाई डेल पी कीपिंग टी कांस्टेंट। ये क्या है? डेल फाई बाई डेल टी कीपिंग पी कांस्टेंट। तुरंत कोरिलेट कर सकते हो आप, मैप कर लो। अच्छा, अब बताओ, इज फाई ए स्टेट फंक्शन? क्वेश्चन मार्क। डू दिस क्वेश्चन। इज फाई ए स्टेट फंक्शन? डिफरेंशियल फॉर्म में फाई का रिलेशन पी और टी के साथ दे रखा है कि पी और टी में चेंज होता है, तो कैसे कितना फाई में चेंज होगा। तो मेरे दोस्तों आपको बताना है कि फाई एक मैथमेटिकल फंक्शन दे रखा है सामने, आपको जो बोर्ड पे लिख रखा है दोस्तों, यू हैव टू टेल वेदर दिस इज स्टेट फंक्शन और नॉट। ऑयलर्स रेसिप्रोकल रूल जिंदाबाद। तो LHS इज इक्वल टू RHS। किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये डीपी है तो मुझे साफ साफ पता है कि ये क्या रखा हुआ है। पीओटी का है तो डीपी है तो टी कांस्टेंट होगा। दूसरा क्या होता है? डीटी है तो मुझे पता है, ये मैथमेटिकल रिलेशन लिखना आता है मुझे। इस बार पी कांस्टेंट एंड डीटी। ये क्या है ब्रदर? ये है ब्रदर। ये क्या है ब्रदर? ये है। ठीक है, अब LHS इक्वल टू RHS प्रूव करके देखो बनता है कि नहीं बनता है। टेल मी बच्चों, फास्ट फास्ट, झंडे गाड़ दो भाई। एक एक बच्चा ट्राई करेगा, ईमानदारी से ट्राई करो, गलत हो या सही हो, लाइफ इज ए गेम, जस्ट प्ले इट। नेवर फील ओवर स्ट्रेस्ड। जब भी टेंशन हो तो ये समझना, लाइफ इज ए गेम, वी हैव टू प्ले विद द स्पिरिट ऑफ गेम। अपनी तरफ से जैसे हम गेम में बेस्ट करते हैं, हर दिन हम वैसा ही करेंगे, अपने आप को स्ट्रेच करेंगे। नॉर्मल परिस्थितियों में तो कोई भी इंसान अच्छा कर सकता है, लेकिन जो इंसान को बड़ा बनना है वो परिस्थितियों में अच्छा करना जानता है। थक जाए तो भी पढ़ना जानता है, नींद आए तो भी 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना जानता है। वो बच्चा एम साइट और IITian बनने की काबिलियत रखता है। अदरवाइज एकेडमिक लाइफ में हम नॉर्मल सी वाली सिचुएशन में फॉल करने लगेंगे। दिस इज द कटु सत्य ऑफ लाइफ। क्या आ गया दोस्त हमारा? फाई का पी के साथ। इस डिफरेंशियल फॉर्म में तो किसी को भी लिख सकते हैं मैथमेटिकल फंक्शन को, तो स्टेट फंक्शन को भी लिख सकते हैं, वो मैथमेटिकल फंक्शन है। पर ऐसे लिखे हुए हर कोई स्टेट फंक्शन होना जरूरी नहीं है। फाई टी क्या है आपका? आर टी बाई पी। Shall I do guys? सर 2 मिनट रुको। हाँ हाँ हाँ, take your time, take your time, just like we do in physical classroom. जब तक हम खुद नहीं करेंगे, हमें खुद की गलतियां पता नहीं चलेंगी। टीचर की प्रेजेंस में जो हम कर ले मिस्टेक, उतने ही सौभाग्यशाली हैं। तुरंत हमें करेक्शन हो जाएगा, एंड दैट इज परमानेंट करेक्शन इन लाइफ। नहीं है। नहीं है करेक्ट आंसर, नहीं है।
सब लोग ईमानदारी से ट्राई करें बच्चों, हर बच्चा ईमानदारी से ट्राई करे। ऐसा नहीं कि सर की नजर में नहीं हो तो ट्राई नहीं करे। ईमानदारी खुद के साथ होनी चाहिए। जहां तक एकेडमिक लाइफ है, जिंदगी में खुद के साथ ईमानदार रहोगे तो बड़े बनोगे। महान जीवनियां हमें बताती हैं कि हमें महान बनना चाहिए। हर दिन हम अपने आप में कमियां दूर करते चले जाएंगे, कम करते चले जाएंगे, तो एक दिन हम जरूर महान बन जाएंगे। हम सब में वो कैपेबिलिटी होती है, पर उस हर एडवर्स अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना हर इंसान के बस की बात नहीं है। d5/dp RT/T। तो बच्चों, और दूसरा क्या है आपका, वो नीचे लिख लेता हूं मैं। फाई टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये है आपका -r। मैं क्या करूंगा, ये पी के रिस्पेक्ट में है, तो जो भी मामला है इसको अब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। ये लिख लो, यो का यो RT/P। ठीक है ब्रदर। अब इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, बट पूरा मामला को कीपिंग पी कांस्टेंट। समझ गए लिखने की स्टाइल? पी कांस्टेंट है तो ये तो कांस्टेंट हो गया ब्रदर। तो टी का डिफरेंशिएशन 1, तो R/P dt/dt विच इज 1। ये सब कुछ आता है, मुझे पता है आपको, इसलिए मैं डायरेक्ट कुछ इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा। जो भी मामला है, R का तो डिफरेंशिएशन 0 ही होगा यार। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 P। जो R आया, ये R है अभी तक जो लिखा है, इस पूरे R को मैं T के रिस्पेक्ट में हो चुका तो P के रिस्पेक्ट में कर दूंगा कीपिंग T कांस्टेंट, तो ये 0 आ गया। This is LHS, this is RHS. Guys and girls, please tell me, is LHS is equal to RHS? Is LHS equal to RHS or not? Not. So this is not a state function. चक दे फटे। समझ गए स्टेट फंक्शन है या नहीं है? कोई मैथमेटिकल फंक्शन दे रखा हो तो हमारे पास एक हथियार है, रेसिप्रोकल रूल, उसको हम यूज करेंगे और खेल खत्म, पैसा हजम। लेट अस डिफाइन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, न्यूट्रम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। आज बेसिक चीजें हो जाएंगी हमारी, कल फर्स्ट लॉ में क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू डेल्टा एच वो चीजें हो जाएंगी। कल हमारा फर्स्ट लॉ खत्म भी हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। लिखो, when system is thermally, chemically as well as mechanically at equilibrium। when system is, तीनों वर्ड में थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, तीनों इक्विलिब्रियम को एडजस्ट करेंगे तभी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोला जाता है। when system is thermally, chemically as well as mechanically at equilibrium, then it is said to be at thermodynamic equilibrium। then it is at thermodynamic equilibrium, system is at thermodynamic equilibrium। एक अच्छा तरीका, system is said to be at thermodynamic equilibrium if state variable, state function, state parameters don't change with time। ये सारे मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं। जब मेजरेबल पैरामीटर, मेजरेबल प्रॉपर्टीज वक्त के साथ चेंज नहीं हो तो इक्विलिब्रियम स्टेट बोला जाता है। मैंने रोकड़े की टर्म में इंसान बहुत जल्दी समझता है, तो मैंने फाइनेंशियल रोकड़ा वाला इक्विलिब्रियम मैंने समझाया था, वो डायनेमिक भी था और वो स्टैटिक भी था, दोनों समझाए थे मैंने। आपके अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए हैं, डेली 0 रुपए आ रहे हैं, 0 रुपए जा रहे हैं, यानी कि कुछ नहीं आ रहा, कुछ क्रेडिट नहीं हो रहा, कुछ डेबिट नहीं हो रहा, तो अमाउंट कांस्टेंट है, तो फाइनेंशियल इक्विलिब्रियम है आपके लाइफ में, तो ऊपर कोई हलचल नहीं है, कोई डायनेमिक्स नहीं है, तो स्टैटिक फाइनेंशियल इक्विलिब्रियम है। लेकिन डेली x रुपए आ रहे हैं और x रुपए जा रहे हैं, तो इनफ्लो आउटफ्लो चल रहा है, क्रेडिट डेबिट चल रहा है,
बट रेट ऑफ क्रेडिट इज इक्वल टू रेट ऑफ डेबिट, पर डे x रुपए आए और पर डे x रुपए गए, तो रेट ऑफ क्रेडिट x रुपए आए पर डे, रेट ऑफ डेबिट x रुपए गए पर डे। अमाउंट तो 10 करोड़ का 10 करोड़ रहेगा, तो मेजरेबल प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ मनी तो आपके पास कांस्टेंट रहा, तो बोलेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, सॉरी फाइनेंशियल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब मेजरेबल प्रॉपर्टी टेम्परेचर कांस्टेंट। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब केमिकल स्पीशीज का मोल्स ले लो, इक्विवेलेंट्स ले लो, केमिकल स्पीशीज का आप पार्शियल प्रेशर ले लो, अगर गैसियस है तो मोलर कंसंट्रेशन ले लो, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म ले लो, उनकी मेजरेबल प्रॉपर्टी, ये सब कंसंट्रेशन, मोल, अमाउंट वक्त के साथ चेंज नहीं हो रहा, जिस ड्यूरेशन में चेंज नहीं हो रहा उस डायरेक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम है। अगर चेंज हो गया तो केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। नेक्स्ट चैप्टर इक्विलिब्रियम ही पढ़ना है, बड़ा स्वीट चैप्टर है, बड़ा मजेदार है, जो उसमें एनर्जी के साथ हम लोग पढ़ सकते हैं, वेरी लवली चैप्टर। तो दोस्तों, और आप लोगों को आसान भी लगेगा केमिकल इक्विलिब्रियम, बट आयनिक इक्विलिब्रियम इज नॉट लाइक दैट, वो तो नेचर ऑफ चैप्टर के ऊपर डिपेंड करता है। थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद, तो जब स्टेट वेरी मेजरेबल प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ पे स्टेट वेरिएबल वक्त के साथ चेंज नहीं हो तब तक सिस्टम थर्मोडायनेमिक। व्हाट आर द स्टेट वेरिएबल? पीटीवी प्राइमरी स्टेट वेरिएबल, यूएचजीएस सेकेंडरी स्टेट वेरिएबल, ये 7 स्टेट वेरिएबल थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ते हैं, और ये वक्त के साथ सिस्टम के चेंज नहीं होने चाहिए। लिखो, सिस्टम इज सेड टू बी एट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, कीप राइटिंग, कीप बी एनर्जेटिक। System is at, Sir, please repeat again. Yes please. Sir, please repeat again. मैं नोट लिख रहा हूं, एक नोट लिख लीजिए। सिस्टम इज सेड टू बी एट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, कैसे भी लिख लो, किसी भी लैंग्वेज में। चलो मैंने वैसे लिखवाना स्टार्ट करते वैसे लिख देता हूं। सिस्टम इज सेड टू बी एट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम state variables, if state variables ब्रैकेट में लिखो पीटीवी कोमा यूएचएसजी, don't change with time or fix with respect to time। जितने ड्यूरेशन वो फिक्स है उतने ड्यूरेशन में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लो सेकंड लो का कोई भी क्वेश्चन करो, कोई भी एप्लीकेशन देखो, थर्मोडायनेमिक्स की कोई भी पढ़ाई करो, थर्मोडायनेमिक्स टॉक्स ओनली एंड ओनली एट इक्विलिब्रियम स्टेट। जब स्टेट वेरिएबल चेंज नहीं हो रहे होंगे, आपका सीधा तरीका है, प्राइमरी स्टेट वेरिएबल चेंज मत करो, सेकेंडरी तो अपने आप चेंज नहीं होंगे, तो पीटीवी चेंज मत होने दो, सिस्टम अपने आप थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे आ गया, क्योंकि बाकी तो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो स्टेट वेरिएबल जब तक कांस्टेंट है, यानी कि पीटीवी जब तक कांस्टेंट है, सीधी सरल बात, तब तक सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। कोई भी स्टेट वेरिएबल चेंज हो गया तो स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज हो गया, तो सिस्टम किसी प्रोसेस में चला गया, इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द प्रोसेस नहीं होगा। ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम हो सकता है जब बहुत धीरे धीरे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, बहुत धीरे धीरे हम डिस्टर्ब करें इक्विलिब्रियम को, बहुत धीरे धीरे स्टेट वेरिएबल में चेंज करें, बहुत ही स्टेट वेरिएबल में बहुत स्लोली चेंज करें, ताकि सिस्टम को पता ही नहीं चले कुछ हो रहा है लाइफ में, तो हम बोलेंगे बहुत हौले हौले करें तो हम बोलेंगे ऑलमोस्ट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है, एग्जैक्ट तो नहीं है। और जब सडनली चेंज करते हैं पीटीवी किसी में भी, तो बोलेंगे सिस्टम में बिल्कुल भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं है। फास्टली अगर प्रोसेस करवा दें, जो प्रोसेस बहुत स्लोली करवाए जाए कि सिस्टम को पता नहीं चले मेरे स्टेट वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, इतना होले करवाए जाए, इतना होले होले करवाया जाए, तो उस प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल प्रोसेस। एंड जो प्रोसेस सडनली करवाई जाए, जिसको फाइनाइट टाइम में फटाक जैसी करवा दे, तो सडन जैसी चेंज होगा स्टेट वेरिएबल में, तो हम बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। आगे हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। तो स्टेट वेरिएबल क्या रहने चाहिए? कांस्टेंट। And what is the thermodynamic process? Change in state of system is thermodynamic process. देखो thermodynamic process क्या होती है? Change in state of system. State of system मतलब state variable change होना। एक भी state variable change हो गया तो thermodynamic process में system गया। जैसे मैंने बताया था
आपके पास एक मेटल का पीस है, खुले आसमान में रखा है 180 में, प्रेशर 180 में, आप चेंज नहीं कर सकते, एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा है, एटमॉस्फेयर उतना ही रहने वाला है। सर एक बात पूछनी है यस सर। सर टी को कांस्टेंट रखने के लिए सर हमें एडियाबैटिक बाउंड्री चाहिए फिर डायथर्मल बाउंड्री चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और टी को कांस्टेंट रखने के लिए आपको आइसो डाइथर्मिक बाउंड्री चाहिए। एक स्पेशल केस में, फ्री एक्सपेंशन में, एक खास केस में एडियाबेटिक भी चलेगी, पर जनरलाइज हम बोले तो जब तक हीट एक्सचेंज नहीं होगी तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखा जाता। सर फिर आइसोलेटेड सिस्टम में टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रहता है? क्योंकि सर हीट एक्सचेंज हो ही नहीं सकती आइसोलेटेड सिस्टम में। आइसोलेटेड सिस्टम में हीट एक्सचेंज नहीं, हीट एक्सचेंज में नहीं हो सकती और वर्क के थ्रू भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो सकती, तब आइसोलेटेड बोलते हैं। किसी भी तरह एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो सकती। सर तो उसमें तो टी कांस्टेंट रह नहीं सकता फिर आइसोलेटेड। उसमें ठीक हो, अगर आप थोड़ा सा इंतजार करो, फर्स्ट लॉ के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से इन सब चीजों का आंसर नहीं, पर उसके लिए आपको एक डेढ़ लेक्चर इंतजार करना पड़ेगा जब तक मैं क्यू का पूरा डिस्कशन ना कर लूं, ताकि हम डायरेक्टली सारा मैं बैकग्राउंड का सब डिस्कशन कर ले रहा हूं, ताकि आपको क्वेश्चन में सारी चीजें एक साथ आने लगे। फिर मैं फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन जो मैंने हल्का सा लिखा था, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, पर क्यू का तो डिस्कशन करें, डब्ल्यू का तो डिस्कशन करें, डेल्टा यू का तो डिस्कशन करें, तब उनको एक साथ क्लब करके हम लोग उसके ऊपर देखने लगेंगे और सारी चीजें हमारे सामने आती चली जाएंगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है सोचने में? सब बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसके सोचने में। आपका क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है। मैं जब स्टूडेंट था तो मैं भी ऐसे सोचता था। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में डब्लू नाम की कोई चीज होती नहीं है। हम सीधा ये सोचते हैं, फर्स्ट लॉ पढ़ने के बाद डब्लू नाम की चीज होगी कि किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में वर्क डन के थ्रू भी एनर्जी कम ज्यादा होती है, मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू भी। वो तो सोचते ही नहीं है हम लोग। हमारे दिमाग में सीधा ये चलता है कि जो भी हीट आई ना वो गर्म करती है, जो भी हीट गई ना वो चीज को ठंडा करती है। अरे बिना हीट आए गए भी सिर्फ हीट एनर्जी नहीं होती, हजारों फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, उनसे भी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। वर्क होने से भी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में कूलिंग भी होती है, हीटिंग भी होती है, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती है एडियाबैटिक प्रोसेस में। dq इज इक्वल टू 0 अक्रॉस द बाउंड्री। अरे वर्क तो है, उसके थ्रू एनर्जी कम ज्यादा हो रही है तो कूलिंग हीटिंग हो जाएगी। सिस्टम सर आइसोलेटेड में फिर टी कांस्टेंट कैसे रह पाता है? आइसोलेटेड में ना वर्क की फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज होती, ना हीट की फॉर्म में, तो एनर्जी ऑफ सिस्टम कांस्टेंट ही रहेगी। और एनर्जी ऑफ सिस्टम कांस्टेंट रहेगी तो इंटर एनर्जी ऑफ सिस्टम कांस्टेंट रहेगी, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। सर फिर आप एक काम करो, मुझे एक फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन लिखने दो, फिर यही क्वेश्चन मैं थोड़ा सा फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कशन करूंगा, न्यूमेरिकल करूंगा, तब यही क्वेश्चन पूछना। मैं इसको वैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपके दिमाग में ये पहले से क्वेश्चन है तो बहुत अच्छी बात है, डिस्कशन में इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा और आपको ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं पड़ेगा। पर फिलहाल आपके लिए समझना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए जो मुझे एक्सप्लेन करना है, वर्क का मतलब मुझे एक्चुअल में समझाना है, वर्क किस तरह एनर्जी कम करता है, किस तरह जाता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी होती है जो एक दूसरे इंटर कन्वर्ट होकर टोटल एनर्जी को कांस्टेंट रख सकती है आइसोलेटेड सिस्टम के, वो समझाना अभी बाकी है। तो मेरे दोस्त थोड़ा सा इंतजार करो, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी तो आपको लगता है कि चीजें टुकड़ों टुकड़ों में है, आप कोरिलेट और लिंक नहीं कर पा रहे। मेरे लिए बड़ा आसान है, क्योंकि मेरे दिमाग में कंप्लीट पिक्चर है। आपके दिमाग में मुश्किल से 10-20% पिक्चर होगी, जो मैंने ऐसे ही कुछ यूज किया है वो लेते हुए, या जो आपने 9th में पढ़ा है उसको लेते हुए। जितना आप सोच पाते हैं आप पूरा नहीं सोच पाओगे उस चीज के बारे में।
issue is that. So have patience. Automatically that will be answered whenever we will done with first law of thermodynamics. But ये क्वेश्चन आपका still intact है. आप पूछे तब भी क्लियर नहीं होता, पर मुझे एक जितनी इंफॉर्मेशन आपको देनी है, जितनी नॉलेज इंपार्ट करनी है, उतनी मुझे करनी पड़ेगी. Then only you will have feel good factor and understanding. I hope you are convinced. Yes, sir. All state variables are fixed of system at thermodynamic equilibrium. बिल्कुल सही बात है, यही मैंने बोला. थर्मल इक्विलिब्रियम. अब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब कोएग्जिस्टेंस ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. सबसे पहले थर्मल इक्विलिब्रियम मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूं. थर्मली, केमिकली एंड मैकेनिकली इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए. तो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब dt इज इक्वल टू 0, यानी कि t इज कांस्टेंट. अब t कांस्टेंट का मतलब क्या? सिस्टम बहुत बड़ा है, मान लो बहुत बड़ा सा टैंक है. ऊपर वाला टैंक का पिस्टन वाला पिस्टन एक फ्लेक्सिबल बाउंड्री वाला वो तो उठ गया, वहां तो टेम्परेचर चेंज हो गया ऊपर के कुछ मोल में, तो नीचे वाले को फर्क ही नहीं पड़ा, तो नीचे वाले का अलग हो गया. इन बीट एंड बाइट ऑफ सिस्टम टेम्परेचर सेम होना चाहिए, तभी पूरे सिस्टम को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में बोला जाएगा. और सिस्टम कंटिन्यूअसली थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी बराबर होना चाहिए अगर डाइथर्मिक बाउंड्री है. क्योंकि सिस्टम सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर बराबर नहीं हुआ है तो बराबर उसको रखना पड़ेगा. बराबर अल्टीमेटली होना चाहिए सिस्टम सराउंडिंग का टेम्परेचर, तभी लॉन्ग ड्यूरेशन में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रह पाएगा. पर आप सिस्टम की बात करो तो सिस्टम के हर हिस्से में टेम्परेचर बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और थर्मल इक्विलिब्रियम तभी कहलाएगा. ठीक है, अगर बड़ा सिस्टम है तो लिखो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर सेम. 2 3 4 ऑब्जेक्ट टच कर रहे हैं, उनका टेम्परेचर अगर बराबर है सबका, तो सब थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर है. जीरोथ लॉ थर्मोडायनामिक्स जिसकी बात करता है. ठीक है, देखो टेम्परेचर मस्ट बी सेम थ्रू आउट द सिस्टम, अगर सिस्टम रिलेटिवली बिगर साइज का है तो. यस प्लीज. सर मान लेते हैं कि एक बार के लिए सिस्टम में कोई वर्क नहीं हो रहा, सर उस कंडीशन में एडियाबैटिक बाउंड्री में टी कांस्टेंट हो सकता है? बिल्कुल होगा. बिल्कुल होगा. फर्स्ट लॉ के एक्सप्रेशन से आप सोच सकते हो. सब ये फर्स्ट लॉ के पार्ट है. फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन एक बार लिखेंगे. वैसे मैं समझा देता हूं, आपको समझ में नहीं आएगा, इतना भी मैं सर्टेन हूं. डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. वर्क डन आप 0 बोल रहे हो, एडियाबैटिक बाउंड्री है तो क्यू 0 होगा. फर्स्ट लॉ के जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो डेल्टा यू कांस्टेंट. डेल्टा यू जब कांस्टेंट होता है तो अगर मैं आइडियल गैस सिस्टम की बात करता हूं, स्पेशली जो मोस्ट कॉमन सिस्टम है, तो टेम्परेचर चेंज होगा तो आइडियल गैस का तभी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, अदरवाइज चेंज नहीं होती. तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, बट यू डोंट अंडरस्टैंड. तो अभी आप नहीं समझ पाओगे इस चीज को. और इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए हरदम ये NCV/dt ही रहेगी. मैं जब इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कस करूंगा, और एंथैल्पी आइडियल गैस दुनिया की किसी भी प्रोसेस में जाए NCP/dt ही रहेगी, यही फॉर्मूला रहेगा. कभी दूसरा फॉर्मूला हो ही नहीं सकता. चाहिए दुनिया की कोई भी प्रोसेस में, हजारों तरह की प्रोसेस में जाए, फॉर आइडियल गैस तो टी चेंज नहीं होगा, तो ना डेल्टा एच ना डेल्टा यू. एच और यू कोई चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा एच डेल्टा यू 0 ही रहेगा. तो डेल्टा यू 0 हो गया जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, और डेल्टा यू 0 है तो आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होना पड़ेगा फॉर ऑल प्रोसेसेस फॉर आइडियल गैस एज अ सिस्टम. थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हाँ, बट जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इससे आप थोड़ा सोच सकते हो. यू आस्क्ड सो आई आंसर्ड, बट आई थिंक बाकी सब स्टूडेंट के लिए भी ये एक सिंक में चीज नहीं होगी. थर्मल इक्विलिब्रियम
तो टेम्परेचर कांस्टेंट थर्मल इक्विलिब्रियम में, और सिस्टम बहुत बड़ा है तो ध्यान रखें सिस्टम के हर हिस्से में टेम्परेचर सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम तो केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब केमिकल स्पीशीज, मतलब n मोल ऑफ CO2 तो CO2 के मॉलिक्यूल केमिकल स्पीशीज हो गए, मिक्सचर ऑफ गैसेस सबका हो गया, कोई सॉलिड है तो सॉलिड के मॉलिक्यूल सॉलिड हो गया, उसका सिस्टम उसके मॉलिक्यूल हो गए, उसका टेम्परेचर उसका क्वांटिटी कांस्टेंट होना चाहिए। तो केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब केमिकल स्पीशीज की क्वांटिटी और कंसंट्रेशन कांस्टेंट, n कांस्टेंट, n/v कंसंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट। तो n तो कांस्टेंट होता है पूरे थर्मोडायनामिक्स से, उसकी तो चिंता ही नहीं करना, मैं बहुत बार बता चुका हूं ये चीज, क्योंकि क्लोज सिस्टम सारे न्यूमेरिकल में मिलता है, तो मॉइटर तो एक्सचेंज हो नहीं सकता, तो NO सिस्टम तो कांस्टेंट रहेगा। टोटल मास ऑफ सिस्टम कांस्टेंट रहेगा, ये देखो टोटल मास ले लो, मास कांस्टेंट एक ही तरह का सब्सटेंस है तो मोल भी कांस्टेंट। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सॉलिड लिक्विड गैस के लिए एज ए सिस्टम, मोल भी कांस्टेंट आपके, तो n/v कांस्टेंट में तो v को कांस्टेंट लेना पड़ेगा क्योंकि n कांस्टेंट है, तभी ओवरऑल ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब v कांस्टेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब v कांस्टेंट, यानी कि सिस्टम जब केमिकल इक्विलिब्रियम में है तो उसकी बाउंड्री फिक्स हो जानी चाहिए, चाहे मूवेबल हो पर मूव नहीं करनी चाहिए। जब इक्विलिब्रियम पे होगा तो अपने आप मूव नहीं करेगी चाहे मूवेबल हो। टेम्परेचर पूरे सिस्टम का सेम, वॉल्यूम पूरे सिस्टम का कांस्टेंट। थर्ड इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि कोई मैकेनिकल वर्क नहीं होना चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सर प्रीवियस पेज ओपन करना एक बार, क्या हुआ? सर पिछला पेज निकालना। हाँ हाँ नोट कर लीजिए। Shall I move? सर n/v से पहले क्या लिखा हुआ है? मैंने n इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा है, n मतलब क्वांटिटी, मास कांस्टेंट, सॉलिड लिक्विड गैस है तो उनके मोल भी कांस्टेंट, अगर कई केमिकल स्पीशीज है तो उनके इंडिविजुअल के मोल कांस्टेंट, यानी कि कोई भी केमिकल स्पीशीज का अमाउंट चेंज नहीं होगा, मोलरिटी चेंज नहीं होगी, तो n भी कांस्टेंट होना चाहिए और v भी, तभी n/v कंसंट्रेशन, मोलरिटी, कोई भी कंसंट्रेशन कब कांस्टेंट रहेगी वक्त के साथ, जब तक वर्क रहेगी तब तक केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम तो पूरा चैप्टर है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे हम। सर कंसंट्रेशन लिखे हुए हैं सेकंड लाइन में। यस यस ये कंसंट्रेशन लिखी है, अच्छे से लिख देता हूँ। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं जो बोल रहा हूँ एक एक वर्ड आपके दिमाग में है, इसलिए मैं उसको शॉर्ट में लिख देता हूँ जैसे क्लास में लिखता हूँ। डन। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैं आपको मैकेनिकल वर्क का फॉर्मूला बताने वाला हूं, पर उससे पहले मैं बाद में डिस्कस करूंगा इसके बारे में, पर मैं फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लेता हूं। एक्सटर्नल प्रेशर ये वर्क डन का फॉर्मूला है, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड, तो यहाँ W आ जाएगा और यहाँ P एक्सटर्नल dV आ जाएगा। ये मैकेनिकल वर्क का, पीवी वर्क का, एक्सपेंशन कंप्रेशन वर्क का ये फॉर्मूला, आगे इंटीग्रेशन करना हो तो DW की फॉर्म में लिख लो, और इंटीग्रेशन लेकर के टोटल वर्क निकालना हो तो ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में है ही। दुनिया की कोई भी सिस्टम हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, केमिकल रिएक्शन हो, फेज ट्रांसफर, जब भी वर्क डन निकालना हो तो यही फॉर्मूला यूज करना है। इसी फॉर्मूला को हम अलग अलग अवतार में लिख लेंगे ताकि न्यूमेरिकल में आप डायरेक्टली यूज कर पाओ, बट सबका ओरिजिन यही है। कोई भी वर्क डन का एक्सप्रेशन डेरिवेशन निकालोगे तो ये है, और इसको आप देखोगे तो ये कुछ भी नहीं है, F.ds है, ये कुछ भी नहीं है। जो फिजिक्स में पढ़ते हो F.ds वही है, ये देखेंगे हम लोग। दिस इज नथिंग बट सेम, all systems and all processes, all system and all process, ये वर्क डन का फॉर्मूला कभी भी लगा सकते हो आप, all system and all processes। एक पी सिस्टम होता है, एक्सपेंशन कंप्रेशन करवाना है, डीवी की वैल्यू, वॉल्यूम चेंज करवाना है तो मूवेबल बाउंड्री तो होनी चाहिए, और सिर्फ मूवेबल बाउंड्री होने से
बाउंड्री मूव नहीं करेगी, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? अरे मूवमेंट तो तब होगा मूवेबल बाउंड्री का जब अंदर और बाहर में फोर्स अलग अलग हो, फोर्स डिफरेंस हो, प्रेशर अलग हो, प्रेशर ग्रेडियंट हो, यहां से वहां चलने पर प्रेशर डिफर करे तो प्रेशर ग्रेडियंट कुछ ना कुछ होगा। तो बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर डिफर करेगा, तभी मूवमेंट होगा बाउंड्री का, और तभी एक्सपेंशन कंप्रेशन होगा, और तभी एक्सपेंशन कंप्रेशन वर्क मैकेनिकल वर्क होगा। तो अगर ये प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर ग्रेडियंट है ही नहीं, प्रेशर में डिफरेंस है ही नहीं, तो P कांस्टेंट रहेगा उस केस में, और उस केस में P कांस्टेंट रहेगा तो वर्क डन नहीं होगा, मैकेनिकल वर्क डन नहीं होगा, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम रहेगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब नो मैकेनिकल वर्क डन। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब नो वर्क डन। वो कब होगा? जब प्रेशर कांस्टेंट रहे, बाहर अंदर का प्रेशर भी सेम रहे, प्रेशर डिफरेंस ना रहे, प्रेशर ग्रेडियंट जीरो रहे, तो प्रेशर कांस्टेंट रहे। और प्रेशर जब तक कांस्टेंट रहेगा, बाहर अंदर का बराबर रहेगा और वो कांस्टेंट भी रहेगा, तब तक एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं होगा, मैकेनिकल वर्क नहीं होगा। तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट रहा तो मैकेनिकल वर्क इज इक्वल टू 0। तो थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कांस्टेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम वॉल्यूम कांस्टेंट, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब थर्मल, केमिकल, मैकेनिकल तीनों इक्विलिब्रियम कोएग्जिस्ट, तो ये तीनों चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो प्राइमरी स्टेट वेरिएबल कांस्टेंट रह गए, तो जब सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तो प्राइमरी स्टेट वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे, तो सेकेंडरी अपने आप रहेंगे, तो ऑल स्टेट वेरिएबल आर फिक्स्ड ड्यूरिंग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। बल्ले बल्ले, समझ में आ गया होगा। एवरीथिंग इज इन परफेक्ट सिंक, आई होप। चमका या नहीं चमका? चमका या नहीं चमका? चमक गया सर। एक बार मैकेनिकल इक्विलिब्रियम दोबारा एक्सप्लेन कर दो। देखो भाई साहब, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मैकेनिकल वर्क नहीं। केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल स्पीशीज का मेजरेबल प्रॉपर्टी, अमाउंट, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब थर्मल मतलब टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब कंसंट्रेशन N/V, तो V कांस्टेंट। और कोई गैस रहेगी तो वहां प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम हम पढ़ेंगे, जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टी है केमिकल स्पीशीज की, वो वक्त के साथ चेंज नहीं होती। गैस है तो ऊपर सॉलिड लिक्विड कोई भी हो, इसलिए जनरली मैंने वॉल्यूम बोल दिया, ठीक है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब मैकेनिकल वर्क डन नहीं होना चाहिए। मैकेनिकल वर्क डन मतलब एक्सपेंशन कंप्रेशन वर्क। जब तक डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, इस फॉर्मूला से देखो, जब चेंज इन वॉल्यूम होगा कुछ ना कुछ, तभी डीडब्ल्यू कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। अब एक्सपेंशन कंप्रेशन होगा तो चेंज इन वॉल्यूम होगा, एक्सपेंशन तो सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा, कंप्रेशन तो सिस्टम का वॉल्यूम घटेगा। तो एक्सपेंशन कंप्रेशन होना जरूरी है फॉर वर्क डन। अच्छा, अब एक्सपेंशन कंप्रेशन कब होगा? जब बाहर और अंदर के प्रेशर में डिफरेंस होगा। बाहर का प्रेशर कम, अंदर का ज्यादा, तो एक्सपेंशन, अंदर का कम, बाहर का ज्यादा, तो कंप्रेशन। तो वर्क होने के लिए, एक्सपेंशन कंप्रेशन वर्क होने के लिए एक्सपेंशन कंप्रेशन होना जरूरी है, और उसके लिए अंदर बाहर का प्रेशर अलग होना चाहिए। डिस्टेंस के हिसाब से किस तरह प्रेशर चेंज होता है उसको प्रेशर ग्रेडियंट बोला जाता है। जहां ग्रेडियंट वर्ड आ गया वहां पे पर यूनिट डिस्टेंस लेंथ आ गई, जहां रेट आ गया वहां पे डिनोमिनेटर में पर यूनिट टाइम आता है। ये फिक्स वर्ड है, मैं बतला भी चुका हूं पहले वाले चैप्टर में। ये सब साइंस में किस तरह ये वर्ड कॉमनली यूज होते रहते हैं, फिजिक्स में बहुत यूज होते हैं। रेट, ग्रेडियंट, ये सब फिजिक्स के वर्ड हैं, तो मैं वही वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ पर। प्रेशर डिफरेंस, यहां से यहां, बाहर से अंदर जाए तो आप इधर से उधर मूव करो तो प्रेशर सेम होना चाहिए, यानी कि पी एक्सटर्नल पी इंटरनल। तो पिस्टन मूव करेगा क्या? नहीं करेगा। अंदर बाहर का प्रेशर अगर बराबर है, वक्त के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल, तो एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, दोनों बराबर है और कांस्टेंट है, तो आपका एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा। जब वर्क डन नहीं हो रहा तो मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे सिस्टम, तो उसके लिए पी क्या होना चाहिए? थ्रू आउट कांस्टेंट होना चाहिए। पी एक्सटर्नल पी इंटरनल दोनों बराबर और दोनों चेंज नहीं होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तब पक्का बात है कि एक्सपेंशन कंप्रेशन वर्क नहीं होगा, तो पी कांस्टेंट उसके लिए कंडीशन है। हेंस मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होने के लिए पी कांस्टेंट, वी कांस्टेंट भी बोल सकते हो। जब एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं हो रहा तो वी भी कांस्टेंट है ऑटोमेटिकली, वो तो है ही। तो पीटीवी तीनों कांस्टेंट हो गए कुल मिलाकर।
Did you understand? Did you understand? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. फाइन। ये हो गया थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पूरे डिटेल में। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्यों मैंने बोला स्टेट वेरिएबल चेंज नहीं होते, क्योंकि तीन तरह का इक्विलिब्रियम का कोएग्जिस्टेंस और तीन तरह के इक्विलिब्रियम मतलब प्राइमरी स्टेट वेरिएबल फिक्स, इसलिए मैंने डायरेक्टली बोल दिया था, वहां पे नोट लिखवाते हैं स्टेट वेरिएबल। आप सिर्फ इतना ध्यान रखोगे तो आपका काम हो जाएगा कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब स्टेट वेरिएबल चेंज नहीं हो, कोई भी स्टेट फंक्शन चेंज नहीं हो। स्टेट फंक्शन एक पर्टिकुलर स्टेट में फिक्स होते हैं, तो सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट में रहेगा, स्टेट ऑफ सिस्टम भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब एक बड़ी चीज अराइज होती है, एक बड़ा क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा आपके टाइम में, सर ये बताओ जब सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट पर रहेगा तो स्टेट वेरिएबल चेंज नहीं होगा, और आपने बोला कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मतलब चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम। कोई भी स्टेट वेरिएबल सिस्टम का चेंज हुआ तो सिस्टम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में गया। तो जब तक सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे है तो स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज नहीं हो सकता, स्टेट वेरिएबल चेंज नहीं हो सकता, तो सिस्टम किसी प्रोसेस में नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है, सही सोच रहे हो आप लोग। लेकिन अभी हम जब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, तो मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलूंगा, बुक में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा पर उसका मैं डिस्कशन में मीनिंग समझाऊंगा। एक स्टेटमेंट लिखा होगा इन थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल प्रोसेस थ्रू आउट द प्रोसेस सिस्टम इज एट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। आप कंफ्यूज हो जाओगे, यू विल गेट कंफ्यूज कि ये तो बड़ी ऊटपटांग चीज है कि सर ने तो बोला था कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब स्टेट ऑफ सिस्टम स्टेट वेरिएबल चेंज नहीं होना चाहिए, और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब ही स्टेट वेरिएबल चेंज होना है। तो किसी प्रोसेस के दौरान सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे कैसे रह सकता है? तो वहां रिवर्सिबल प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल प्रोसेस थ्रू आउट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे सिस्टम नहीं होता जैसा बुक में लिखा हुआ होता है। पर वैसा लिखा हुआ हो तो टिक मार्क करना है, वहां पे ऑलमोस्ट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। स्टेट वेरिएबल में चेंज करो लेकिन नेग्लिजिबल करो, तो स्टेट वेरिएबल ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो सिस्टम ऑलमोस्ट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। मुद्दा ये होता है, मैं आपको बहुत ही सुंदर एग्जांपल दूंगा और उस एग्जांपल से आप रिवर्सिबल इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का एक्चुअल मतलब सेंस कर सकते हो। गाइज एंड गर्ल्स, लेट अस मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, और भी बहुत आपने प्रोसेस सुनी होंगी, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, बट ब्रॉडली क्लासिफाइंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर ऑफ टू टाइप्स। वो भी एक तरीका है क्लासिफाई करने का, दूसरे भी तरीके हैं, कई बेसिस होते हैं क्लासिफाई करने के, प्रोसेस को नाम देने के, ये भी एक तरीका है, और उसका क्राइटेरियन क्या है वी विल डिस्कस। लिखो रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। सबसे पहले एक पॉइंट लिख लीजिए, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। जब तक नहीं बोला जाए आप अपनी तरफ से कोई हिंट नहीं हो, हिंट क्या क्या हो सकते हैं, इंडिकेटर क्या क्या हो सकते हैं, उसको वी विल टॉक अबाउट। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है तो आप रिवर्सिबल लेकर चलोगे। फिजिक्स में सिर्फ रिवर्सिबल, वहां पर फिजिक्स में इसका रिवर्सिबल प्रोसेस का एक नाम और यूज करते हो, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस केमिस्ट्री में यूज नहीं होगा ये वर्ड। क्वासी मतलब ऑलमोस्ट, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, तो स्टेट वेरिएबल रुके हुए हैं लेकिन ऑलमोस्ट रुके हुए हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है जो इसका मीनिंग एक्चुअल में समझा देता है कि स्टैटिक मतलब रुके हुए, स्टेट वेरिएबल चेंज नहीं हो रहे, क्वासी मतलब ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट चेंज नहीं हो रहे मतलब थोड़े थोड़े चेंज हो रहे हैं। ये वर्ड बड़ा ब्यूटीफुल वर्ड है जो उसका एक्चुअल मीनिंग बताता है रिवर्सिबल प्रोसेस का। ये वर्ड फिजिक्स में यूज होता है, फिजिक्स के अंदर क्वासी स्टैटिक मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस, और फिजिक्स में तो रिवर्सिबल ही होता है भाई, बस इरिवर्सिबल होता ही नहीं है ना, काम नहीं आता उधर। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सब लोग सुनना, मैं गौर से एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का। एक आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए, उसका मतलब आप समझने लगो। तो मैं किसी बच्चे का नाम लेता हूं, मैं एक बच्चे का नाम लेता हूं, मान लीजिए किसका नाम है ऊपर से, से आरती का नाम लेता हूं, ठीक है? आरती, यस
सर। ओके, देखो दोस्तों, जस्ट अज्यूम आरती इज नॉट ए मिडिल क्लास गर्ल और वुड बी लेडी इन द इयर्स टू कम। अभी तो मैं आरती से पैसे की लेने देने की बात करूंगा तो अभी पॉसिबल नहीं है। अब मैं आरती आपका अच्छा फेस भी दिखाऊंगा, बुरा फेस भी दिखाऊंगा, बिकॉज सारी कहानियां काल्पनिक है। मुझे एग्जाम्पल लेना है, आपके जहन में डालना है। प्लीज डोंट माइंड, ऑफेंस इज नॉट इंटेंडेड, ठीक है? ओके सर। फर्स्ट, आरती इज एक्सट्रीमली रिच गर्ल, बहुत बड़ा बिजनेस है, और परम सर भी एक्सट्रीमली रिच हैं। जस्ट अज्यूम, ठीक है? जस्ट अज्यूम। तो व्हाट आई मीन टू से, एक बार किसी ने बड़ा मजाक कर रहा था, एक जानकार बोला, सर आप सुना है कि आपका बॉम्बे में पैकेज 85 लाख था, 90 लाख था। मैं बोला जी सच तो है, जब बहुत कम उम्र में थे आप। तो मैं बोला हाँ सच है। बोला सर आपको ना किडनैप करवा देता हूं मैं बोला करवा दो भाई। तो बोला, ऐसे मजाक करता रहा। बोला सर घरवाली कितने पैसे दे देगी आपको किडनैप करने पर? तो मैंने भी बड़ा हंसी मजाक करने वाला इंसान हूं, मेरा नेचर बड़ा जोवियल नेचर है। मैं बोला भाई साहब ये काम करके देख लो, बहुत सारे लोन है मेरे ऊपर, सारे लोन के पेपर सारे EMI थमा देगी, भरते रहना और मेरे को छोड़ देना। बोला अल्लाह करे तेरे को किडनैप। एनीवेज, तो दोस्तों ये तो मान लीजिए हम टाटा अंबानी है ना, रिच लोग तो वही होते हैं, बाकी सब मिडिल क्लास है। तो व्हाट आई मीन टू से, जस्ट अज्यूम द सिचुएशन। तो अब मैं, आरती जी बहुत बड़ी बिजनेसमैन है, बहुत पैसे हैं, तो आरती बोलती है कि सर मुझे ना 500 करोड़ चाहिए। तो मैंने बोला कि व्हाई नॉट, जस्ट टेक इट। तो सर कुछ नया स्टार्ट करना है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है, 500 करोड़ दे दो, थोड़ी सी पैसे की जरूरत है। मतलब इतने, जैसे रतन टाटा बोल देते हैं फ्लिपकार्ट में 3,000 करोड़ के लगभग फ्लिपकार्ट में एक सेकंड में डाल दिया। दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट, ये फ्री कैपिटल इन्वेस्टर्स है ना, ये सब करते हैं। बाद में आप इंजीनियरिंग कर लोगे या मेडिकल कर लोगे तो आपके पास तो पैसे होंगे नहीं, आप तो वेल एजुकेटेड होगे, नॉलेज होगी आपके पास, तो आपके आइडिया पे करोड़ों कैपिटल इन्वेस्टमेंट करवाना हो तो कैपिटल इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े बैंक यही काम करते हैं जनरली, और बड़े बड़े ग्रुप भी यही काम करते हैं कि आपका आइडिया अच्छा लगा तो मनी वो पंप कर देते हैं। तो फ्लिपकार्ट भी इसी तरह कंपनी बनी हुई है, सबको इन्वेस्टर चाहिए, खुद का पैसा रिलायंस के पास भी नहीं है, उसके भी इन्वेस्टर होते हैं, शेयर खरीदते हैं, हम लोग पैसा देते हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान में बिजनेसमैन, मैंने दूसरी थोड़ा टॉपिक स्टार्ट कर दिया, खैर मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर देता हूं, मुझे आगे बढ़ना है। ये चीजें भी नॉलेज की काम की चीजें होती हैं। ओके, तो दोस्तों कम बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक। मैं बात कर रहा था, मैंने भाई 500 करोड़ रुपए लिए, या आपने मेरे से 500 करोड़ रुपए लिए। अब मैंने बोला आरती को एक दिन कि भाई थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच है, भाई 500 करोड़ रुपए दे दो। तो आरती बोली कि सर कोई बात नहीं, आज मिल लेते हैं इवनिंग टी के ऊपर, और आरती ने 500 करोड़ का चेक दे दिया मुझे। आई वॉज वेरी एक्सिलरेटेड, वेरी हैप्पी कि क्या मॉनिटरी टर्म में फेयर बंदी है, फेयर इंसान है, गजब का, यानी कि लेन देन आगे और बढ़ने वाला है, बिहेवियर इज क्वाइट गुड। तो
बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छा रूप था। अब आरती का मैं बेकार रूप दिखाने जा रहा हूं। दूसरी सिचुएशन, यानी कि एक स्टेप में एक बार मेरा पूरा का पूरा पैसा क्रेडिट हो गया, 500 में 1000 करोड़ मान लो, 10,000 करोड़ मान लो, कुछ भी मान लो 10,000 करोड़, ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊं इस चीज को। मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूं। अब उसी प्रोसेस को मैं बोलता हूं दूसरा रूप आरती का। मैंने बोला कि आरती जी बड़ी फाइनेंशियल क्रंच है, प्लीज हेल्प मी आउट, मुझे जो पैसे मैंने आपको दिए थे वो पैसे दे दो तो मेरा काम चल जाए। बड़े रिस्पेक्टफुल टर्म में मैंने बात की, आरती ने भी जवाब दिया, लेकिन आरती बोली कि सर मैं आपको 2 पार्ट्स में पैसे दूंगी, 1000 करोड़ है तो 500 करोड़ 500 और 2 महीने में दे दूंगी। मैं बोला इट्स फाइन। जैसे ही नंबर ऑफ 2 स्टेप्स में प्रोसेस हुई तो ड्यूरेशन बढ़ गया। तीसरा रूप आरती का, आई रिक्वेस्टेड आरती कि आरती प्लीज हेल्प मी आउट, आई एम इन सीवियर नीड ऑफ मनी, प्लीज गिव बैक माय 1000 करोड़। देन आरती in third form reverted in the way कि परम सर, I want to give every single penny of yours, but हाथ थोड़ा तंग है। ये प्रॉपर लैंग्वेज है, हम लोग यूज करते हैं, हाथ थोड़ा तंग है। और सर जी मैं ना 12 इंस्टॉलमेंट में दूंगी, तो 1000 करोड़ आप 12 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर लीजिए, उतना पैसा आपको आ जाएगा हर मंथ, जैसे सैलरी आती है। अब मैं क्या बोलता, मैं बोला ठीक है जी। बहुत ही मैंने लंबा खींच के बोला इट्स ओके। खैर नंबर ऑफ स्टेप्स 12 हो गए, वर्क वही है, अमाउंट वही है, लेकिन ड्यूरेशन बढ़ गया नंबर ऑफ स्टेप बढ़ने से। अब आरती का वर्स्ट रूप। एक दिन मैं बोला कि आरती जी बहुत परेशानी है, आप 1000 करोड़ रुपए दे दीजिए, गुजारा हो जाएगा, काम हो जाएगा, बड़ी तकलीफ है आजकल। तो सी रिवर्टेड इन अनएक्सपेक्टेड वे, एंड वे इज कि सर आपको ना मैं डेली मैं 5 पैसे 1 पैसा डेली आपके अकाउंट में, मैं अकाउंट में डेली एक टाइमर सेट कर देती हूँ। बैंक अकाउंट में होता है रेकरिंग डिपॉजिट, तो डेली आएगा 1 पैसा आएगा सर। मैं आपका पाई चुकाना चाहती हूँ, एक पाई मिलेगा आपको, पर सर हालत मेरी खराब है, डेली मेरी मनसा है पैसे देने की, पर मैं डेली 1 पैसा डालूंगी, 1 रुपए भी नहीं डालूंगी। मैं तो बोल ही नहीं पाया कुछ। इंजीनियर आदमी, दिमाग में सारी कैलकुलेशन हो गई कि मैं भगवान के पास चला जाऊंगा, आरती भगवान के पास चली जाएगी, पर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होने वाली, क्योंकि प्रोसेस हैज बीन ब्रोकन इनटू इनफाइनाइट स्टेप। मैं भगवान के पास चला गया, इनफाइनाइट टाइम लग गया। अब ऐसा करने से जब एक स्टेप में आए 1000 करोड़, तो तुरंत उनके अकाउंट में पता चल गया, मेरे अकाउंट को धड़ाम जैसी गिरे पैसे। मजे आ गए जी। जब 500 करोड़ आए तो भी पता चला कि हाँ कुछ हुआ है। जब 1 करोड़ के लगभग आया, 80 लाख आए, 70 लाख, 2 लाख, 5 लाख, नंबर ऑफ स्टेप्स के अनुसार, तो भी पता चला। लेकिन जब एक पैसा इनफाइनाइट स्टेप में कर दिया, इनफाइनाइट स्टेप में तो थोड़ा सा उधर चेंज, लेकिन अकाउंट को पता नहीं चल रहा कि मेरे में कुछ चेंज हुआ। 10, 20, 50 करोड़, कई हजारों करोड़ रुपए पड़े, उसमें से थोड़ा चेंज होना, एक पैसा चेंज होना, मतलब ऑलमोस्ट फाइनेंशियल इक्विलिब्रियम है, चेंज नहीं हो रहा। मैं संदेश ये देना चाहता हूं, एग्जांपल संदेश ये देना चाहता हूं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ते हैं, सिस्टम के स्टेट में अमाउंट ऑफ मनी में चेंज का मैग्नीट्यूड कम होने लग जाता है। और इनफाइनाइट स्टेप पे तो हर बार हम बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, मेरे में भी और अगले वाले में भी। तो मैं बोलूंगा कि देयर इज
not exactly thermodynamic equilibrium, not exactly financial equilibrium, almost financial equilibrium है. अमाउंट उधर भी ना के बराबर चेंज हो रहा है, इधर भी ना के बराबर चेंज हो रहा है, और प्रोसेस हो भी रही है क्योंकि इतनी स्लो हो रही है कि पता ही नहीं चल रहा. तो जब कोई प्रोसेस इनफाइनाइट स्टेप में तोड़ दी जाए, बहुत इनफाइनाइट स्टेप में तोड़ दी जाए, बहुत स्लो होने लगे, तो प्रोसेस बोलते हैं उतनी ही रिवर्सिबल की तरफ जा रही है. तो कोई फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में होने वाली प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होने वाली प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होती है. दैट इज एक्चुअली इमेजिनरी प्रोसेस, and irreversible process is a really occurring process. एक एग्जांपल और ले लेता हूं. इसको समझाना, आपके दिमाग में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दूंगा. समय कम है, मंजिल दूर है, लेकिन जाना जरूर है. नेक्स्ट 7 मिनट्स में इसके बारे में मुझे आपको लिखवाना भी है समझाने के साथ साथ, पर मैंने इस एग्जांपल के जरिए मैंने समझा. इसके मैं एग्जांपल ज्यादा इसलिए लेता हूं कि बच्चों को इस समझ में नहीं आता कि ये चीज है क्या आखिर. अगर मैं डायरेक्टली लिखवा देता आपको तो आपको डेफिनेटली समझ में नहीं आता. एक मैं जल्दी से एक एग्जांपल करता हूं. एक बड़ा सा वेट है यहाँ पर, जितना वेट इधर है वैसे ही बालू मिट्टी है राजस्थान की, रेगिस्तान की. हमारे रेवाड़ी नारनौल जो मिट्टी है, टीले टीले है यहाँ पर, तो वो वाली मिट्टी बालू मिट्टी है. ठीक है, या कोई भी जिसके पतले कण होते हैं, पतले पार्टिकल होते हैं, वो वाले छोटे छोटे. एनमोल ऑफ आइडियल गैस इधर है, एनमोल ऑफ सेम आइडियल गैस इधर है. सिस्टम का मतलब सेम है, लेकिन सिस्टम को एक बार मैं रिवर्सिबल प्रोसेस ले जा रहा हूं, दूसरी बार इरिवर्सिबल प्रोसेस में ले जा रहा हूं. इरिवर्सिबल प्रोसेस में इधर ले रहा हूं. मुझे जरा बताना, पी एक्सटर्नल पी इंटरनल, मानो दोनों 30 एटीएम है फॉर एग्जांपल. अंदर भी 30 एटीएम, इतना वेट है कि बाहर भी 30 एटीएम. बाहर 30 एटीएम कैसे? 1 एटीएम तो एयर की वजह से लग रहा है, 29 एटीएम इसके मास की वजह से लग रहा है, mg/a. ठीक है, इस वेट की वजह से जो रखा है वजन. अब मैं क्या करूं, एक स्टेप करता हूं, एक काम करता हूं, इस वेट को सडनली उठाकर यहां चिपका देता हूं, यहां रख देता हूं. तो बाहर प्रेशर क्या होगा, जैसे हटाया बाहर 30 एटीएम से तुरंत 1 एटीएम हो गया. अंदर अभी भी 30 एटीएम है, हटाते ही उसी इंस्टेंट पे बाहर 1 एटीएम. तो पिस्टन किधर भागेगा, बाहर की तरफ. एक्सपेंशन और कंप्रेशन. एक्सपेंशन. जब बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम को हम चेंज नहीं कर सकते, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. पिस्टन जाएगा, जितना अंदर बाहर का प्रेशर डिफरेंस, फोर्स डिफरेंस, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, उतना ही सडन चेंज. तुरंत पिस्टन सिताक से ऊपर जाएगा. गया 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 सडनली. कहां पर जाकर मामला रुकेगा, वहां पर जाकर फाइनली पिस्टन रुकेगा जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटीएम है. थ्रू आउट 1 एटीएम था. तो एक्सटर्नल प्रेशर इज थ्रू आउट कांस्टेंट, एक्सटर्नल प्रेशर इज थ्रू आउट कांस्टेंट, एंड दैट इज 1 एटीएम इन द एग्जांपल टेकन. लेकिन पी इंटरनल तो मेजर ही नहीं कर सकते, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे होगा तो मेजर की जा सकती है सारे स्टेट वेरिएबल. एक पर्टिकुलर स्टेट पे तो स्टेट वेरिएबल तो फिक्स हो, तो बीच में तो पिस्टन भी ऊपर है, वी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, स्टेट वेरिएबल भी चेंज हो रहा है. तो हम मेजर कैसे कर सकते हैं, एक फिक्स वी के ऊपर ही रुकने के बाद जब इक्विलिब्रियम पे होगा, स्टेट वेरिएबल फिक्स होंगे, तभी मेजर कर सकते हैं. थर्मोडायनेमिक्स टॉक अबाउट तेज गति के समाचार थे, धीमी गति के समाचार सुनाता हूं. थर्मोडायनेमिक्स टॉक्स अबाउट सिस्टम एट इक्विलिब्रियम. तो फाइनल स्टेट पे इक्विलिब्रियम होगा, वहां पे सारे स्टेट वेरिएबल दोबारा से फिक्स हो जाएंगे. अब पी एक्सटर्नल पी इंटरनल दोबारा बराबर हो जाएंगे, पर 1 एटीएम और 1 एटीएम. पी एक्सटर्नल थ्रू आउट 1 एटीएम था, एक स्टेप में प्रोसेस हुई. ठीक है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ 1 स्टेप हो गई. पी एक्सटर्नल थ्रू आउट कांस्टेंट रहा. पी सिस्टम तो मेजर ही नहीं कर सकते थे, पर पी सिस्टम धीरे धीरे डेफिनेटली कम हो रहा होगा. बीच में कहीं रोक के देखे तो, पर रोकना तो पड़ेगा, इक्विलिब्रियम में तो लाना पड़ेगा मेजर करने के लिए. अब मैं इधर ले आया. अब मैं इस वेट को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, कुछ W1 और W2. मान लीजिए एक पार्ट हटा देता हूं. एक पार्ट हटाया तो पी एक्सटर्नल मान लीजिए 30 एटीएम से 15 एटीएम हो गया. तो ये नीचे वाला पार्ट तो रखा रहेगा, तो पी एक्सटर्नल 15 एटीएम रहेगा. तो 15 एटीएम पे कहीं यहां पे जाकर रुक जाएगा मामला. तो एक स्टेप तो हो चुका, यहां पे जाके रुका. तो पी एक्सटर्नल थ्रू आउट कांस्टेंट रहा स्टेप 1 में, दैट इज 15 एटीएम. अब मैं दूसरा वाला हिस्सा भी उठा लिया तो 1 एटीएम हो गया, यहां से यहां पी एक्सटर्नल 1 एटीएम.
तो हर स्टेप में, हर इरिवर्सिबल स्टेप में पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है। 2 स्टेप में करवाया तो पहले वाले में पी एक्सटर्नल 15 था, दूसरे वाले में मान लो इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूं, W1 W2 W3। W1 एक वेट हटाया तो 20 ATM है, दूसरा वेट हटाया तो 10 ATM एक्सटर्नल प्रेशर बचा, और तीसरा हटाते ही तो 1 ATM बचेगा बचेगा। तो यहां से यहाँ पिस्टन गया, एक्सटर्नल प्रेशर 20 ATM थ्रू आउट स्टेप 1। फिर यहां से यहाँ गया, फिर 10 ATM स्टेप 2 में, वो भी इरिवर्सिबल स्टेप है। फिर 1 ATM में 3 गया। तो एवरी इंडिविजुअल स्टेप में पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ 1 स्टेप, इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ 2 स्टेप, इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ 3 स्टेप। ये हो गया। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल जिसमें पी एक्सटर्नल थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है, थ्रू आउट एनी इरिवर्सिबल स्टेप, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में करवा सकते हैं। आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ सिंगल स्टेप के ही न्यूमेरिकल मिलेंगे, बाय चांस न्यूमेरिकल मिल सकते हैं मल्टीपल स्टेप वाली, फाइनाइट स्टेप वाली, 2-3 स्टेप वाली इरिवर्सिबल प्रोसेस के। इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ 1 स्टेप। फाइनली क्या हो गया, पी एक्सटर्नल एंड पी फाइनल ऑफ सिस्टम। साइन सिस्टम का भी 1 ATM हो गया, पी एक्सटर्नल बाहर से 1 ATM, तो फाइनली तो पी एक्सटर्नल, अगर पिस्टन खुद रुकता है, ऑटोमेटिकली रुकता है, तो पी एक्सटर्नल एंड पी इंटरनल ये हो गया। तो स्टेट वेरिएबल में सडन चेंज हो रहा है, रैपिड चेंज हो रहा है, फास्ट चेंज हो रहा है। अब मैं 3 वेट में तोड़ा, इसको 4 वेट में तोड़ो, छोटा कर दो, 10 वेट में तोड़ दो, 1000 वेट में, इनफाइनाइट टुकड़ों में तोड़ दो, तो ऐसे बन जाएंगे छोटे छोटे टुकड़े। अब मैंने पहले मिट्टी का कण हटाया, यहां रखा, तो पहले इंटरनल एक्सटर्नल 30 ATM था, एक्सटर्नल अब हो गया 29.99999। तो पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर ही है, बट पी इंटरनल से थोड़ा सा कम है, उसको डीपी बोल देते हैं। एक्सपेंशन के लिए ये होगा, मान लो पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल में पी एक्सटर्नल ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये कंप्रेशन के लिए कंडीशन हो गई, ये एक्सपेंशन के लिए कंडीशन हो गई, where dp tends to 0। तो यहाँ पे मिट्टी के कण, तो थोड़ा सा, इतना सा एक्सपेंशन हुआ, वॉल्यूम इतना कम सा चेंज हुआ कि सिस्टम को पता ही नहीं चला कुछ हुआ। पीपी थोड़ा चेंज हुआ, 30 ATM से 29.999 ऑलमोस्ट 30। तो प्रेशर स्टेट वेरिएबल ऑलमोस्ट सेम है, वॉल्यूम सेम है, सारे स्टेट वेरिएबल ऑलमोस्ट सेम ही है। तो सिस्टम में स्टेट वेरिएबल में ऑलमोस्ट सेम है, तो सिस्टम इज एट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टेट वेरिएबल में नेग्लिजिबल चेंज हुआ, ऑलमोस्ट एट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। दूसरा मिट्टी का कण हटाया, तो थोड़ा सा, हमारी आंखें तो ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे उस चीज को, थोड़ा सा ऊपर गया, इनफाइनाइट पार्टिकल है, तो फिर नेग्लिजिबल चेंज हुआ स्टेट वेरिएबल में, तो फिर बोलेंगे कि सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहा ऑलमोस्ट। तो जब इनफाइनाइट स्टेप में सिस्टम तोड़ दिया, तो अब क्या होगा, पी एक्सटर्नल पी इंटरनल में ज्यादा डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो ये एक्सपेंशन करवा रहा है, ये अपोज कर रहा है एक्सटर्नल, तो फोर्स एक्सटर्नल एफ एक्सटर्नल एंड एफ इंटरनल, ड्राइविंग फोर्स इज एफ इंटरनल, अपोजिंग फोर्स इज एफ एक्सपेंशन में। कंप्रेशन करवा रहा है तो कौन दबा रहा है, एफ एक्सटर्नल इज ड्राइविंग फोर्स एंड एफ इंटरनल इज अपोजिंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में माइन्यूट सा डिफरेंस होना चाहिए, ताकि प्रोसेस बहुत स्लो हो पाए, और ऐसा तब होगा जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरिवर्सिबल स्टेप का सीक्वेंस करवा दे तो प्रोसेस इज ऑलमोस्ट स्टेट वेरिएबल थ्रू आउट द प्रोसेस, हल्के हल्के चेंज हो रहे हैं, और एक मिट्टी का कण वापस रख देंगे तो दोबारा वही ओरिजिनल स्टेट आ जाएगी। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस को एग्जैक्टली रिवर्स किया जा सकता है। एवरी स्टेप, मिट्टी का कण नंबर 2 हटाएं तो कण नंबर 3, 2 हटाने के बाद और 2 हटाने से पहले, तो स्टेट वेरिएबल तो ऑलमोस्ट सेम है। तो एवरी स्टेप इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद दिस नेक्स्ट स्टेप एंड प्रीवियस स्टेप, क्योंकि इतने छोटे छोटे स्टेप स्टेट वेरिएबल में बहुत कम चेंज हो रहा है। आप समझ गए हो, यहाँ पे पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल ऑलमोस्ट बराबर है, क्योंकि और पी एक्सटर्नल कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। यहाँ पे पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है रिवर्सिबल में, पर्टिकुलर रिवर्सिबल स्टेप में, यहाँ कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। मिट्टी का एक कण हटाया, थोड़ा सा कम हुआ, एक्सपेंशन में थोड़ा थोड़ा कम करो, एक एक मिट्टी कण हटाओ, पी एक्सटर्नल स्लोली ग्रेजुअली चेंजिंग, और पी एक्सटर्नल पी के बराबर है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस अंदर बात का, तभी तो थोड़ा सा सरका। तो डीपी टेंड्स टू 0, डीपी को 0 पुट कर दे तो पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी हो गया। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल की बात करें तो रिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल बहुत धीरे धीरे चेंज होता है, और
इरिवर्सिबल में एवरी इरिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे पी एक्सटर्नल और पी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बाहर का 1 एटीएम था, अंदर का 30 एटीएम था, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दोनों आसपास नहीं होते, यहाँ पे दोनों आसपास। तो जब भी डेरिवेशन वगैरह करना हो तो पी इरिवर्सिबल का डेरिवेशन करोगे तो पी एक्सटर्नल और एफ एक्सटर्नल को कांस्टेंट लेके चले, और रिवर्सिबल लोगे तो पी एक्सटर्नल और पी सिस्टम को एफ एक्सटर्नल एंड एफ सिस्टम को बराबर लेके चले, और पी एक्सटर्नल वेरिएबल होगा, पर पी एक्सटर्नल को पी सिस्टम लेकर चल सकते हो डेरिवेशन के लिए, ये काम की चीज है। तो दोस्तों बस मैंने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया, अब आप पॉइंट्स लिख लीजिए, नेक्स्ट 2 मिनट में 2-3 मिनट्स में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको, वी विल हैव रिटन टेक्स्ट अबाउट इट। सर मैथ की क्लास भी है कितने बजे है? 10 मिनट में। किन की है? फिजिक्स की होगी, मैथ की तो हो चुकी। मैथ की है। इरिवर्सिबल प्रोसेस। सर हाँ बोलो। सर एक बार पिछले पेज पे आना। अच्छा पिछले पेज में 2-3 मिनट में जल्दी जल्दी लिखवाना चाहता हूँ, एक बार मैं लिखवा देता हूँ, फिर पिछला पेज आपको लास्ट में दिखा दूंगा ना। राइट डाउन फर्स्ट प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड अलोंग द सेम पाथ। यहाँ पे लिखो प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड अलोंग द सेम पाथ, जिस पाथ से गए उसी पाथ से बिल्कुल वापस हर स्टेप रिवर्स होता हुआ आ जाएगा, इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस का नाम भी होता है। इसमें लिखो प्रोसेस कैन नॉट बी एग्जैक्टली रिवर्स्ड, इनिशियल स्टेट पे लेके आएंगे तो नए पाथ से आएगी वो, प्रोसेस कैन नॉट बी एग्जैक्टली रिवर्स्ड। दूसरा लिखो ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स डिफर बाय स्मॉल अमाउंट, एफ एक्सटर्नल एफ इंटरनल थोड़ा डिफर करेंगे, पी एक्सटर्नल पी इंटरनल थोड़ा डिफर करेंगे, ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स डिफर बाय स्मॉल अमाउंट, डिफर तो करना पड़ेगा तभी प्रोसेस होगी। Hence both are almost equal। एक्सपेंशन में अंदर वाला ड्राइविंग है, बाहर वाला अपोजिंग है, कंप्रेशन में बाहर वाला ड्राइविंग, अंदर वाला अपोजिंग है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ ड्राइविंग फोर्स एंड एफ अपोजिंग फोर्स आर नियरली सेम, पर हमें पी की टर्म में जरूरत पड़ेगी, पी ड्राइविंग और पी ये दोनों बराबर लिए जा सकते हैं, तो पी एक्सटर्नल को पी ले लेंगे डेरिवेशन के लिए, सब जगह बहुत बार काम आएगा। यहाँ पे ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स डिफर बाय सिग्निफिकेंट अमाउंट, ड्राइविंग फोर्स एंड opposing force differ by significant amount, but final state of system पे piston automatically उठता है तो बराबर हो जाएंगे, but लिखो at final state of system F external FP becomes equal if piston stops automatically। लिख लो एक नोट, न्यूमेरिकल में सब में काम आएंगी चीजें। P external is equal to P at final state, irreversible process में भी P external and P are equal at final state if piston stops automatically। जल्दी लिखो थर्ड पॉइंट, सब हम डिस्कस कर चुके हैं। It takes place in infinite steps, it takes place in finite steps, one step वाली irreversible, two step वाली irreversible process, पर कुछ भी नहीं बोला हो तो वन स्टेप वाली इरिवर्सिबल प्रोसेस ही मान के चलना है हरदम, और वही मिलेगी आपको ऑलमोस्ट 100%। आज तक एग्जाम में वही पूछी है, सीधा कहने का मतलब। फोर्थ कीप राइटिंग, ये इमेजिनरी प्रोसेस है, ये रियल प्रोसेस है, ठीक है। फिफ्थ, it is very slow process, very slow process। लिखो
प्रोसेस अगर फास्टली, सडनली, जैसे ये वर्ड आ जाए ना, ये कीवर्ड्स होते हैं, फास्टली, सडनली, अब्रप्टली, तो समझ जाना इरिवर्सिबल तरीके से करवाया है। प्रोसेस इज कैरिड आउट एक्सट्रीमली स्लोली, इस तरह के वर्ड आए तो रिवर्सिबल समझ जाओगे। इंडिकेटर होते हैं, क्वेश्चन में इंडिकेटर होते हैं सारे, पहचानने के रिवर्सिबल तरीके से करवाया है। लिखो, सिस्टम इज एट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज एट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एट ईच एंड एवरी स्टेप, एट ईच एंड एवरी स्टेप, इनफाइनाइट स्टेप की हर स्टेप में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे है। एक्चुअल में ऑलमोस्ट है, पर ठीक है, ऐसे लिखा मिलेगा आपको। सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम एट इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ओनली, यहाँ पे ओनली इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट पे ही इक्विलिब्रियम पे है। यहाँ पे P एक्सटर्नल और F एक्सटर्नल इज वेरिएबल, अगर एक्सपेंशन कंप्रेशन हो रहा है। यहाँ पे P एक्सटर्नल पर्टिकुलर इरिवर्सिबल स्टेप में कांस्टेंट, ये भी काम आएगा क्वेश्चन करते टाइम, न्यूमेरिकल करते टाइम, डेरिवेशन करते टाइम। बताओ, सारे गैस लो और P इक्वल टू एनआरटी कब अप्लीकेबल है? जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो, आइडियल गैस इक्विलिब्रियम पे हो। तो यहाँ पे P इक्वल टू एनआरटी एंड गैस लो कैन बी यूज थ्रू आउट प्रोसेस, क्योंकि थ्रू आउट इक्विलिब्रियम है, थ्रू आउट प्रोसेस। यहाँ पे कब यूज किया जा सकता है P इक्वल टू एनआरटी एंड गैस लो? इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट जब इक्विलिब्रियम है, एट इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ओनली। एक नोट लिख लो, ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टेप्स, ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टेप्स, ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टेप्स, irreversible process tends to be reversible process. On increasing number of steps, irreversible process tends to be reversible process. Reversible process के पास होती है, और infinite step और step बढ़ाते चले जाए तो, that is reversible process is sequence of infinite number of irreversible steps. That is, reversible process is sequence of infinite number of irreversible steps. सर नोट दोबारा से रिपीट कर दो। बस एक स्टेटमेंट लिख लो, उसका मतलब यही है, रिवर्सिबल प्रोसेस इज, ये लिख लो बस, रिवर्सिबल प्रोसेस इज सीक्वेंस ऑफ इनफाइनाइट नंबर, रिवर्सिबल प्रोसेस इज सीक्वेंस ऑफ infinite number of irreversible small steps, irreversible small steps. That's all. Thank you very much for patience. लास्ट पेज अगर आपको देखना है तो मैं अब लेके आ जाता हूं इधर किसी को। चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत। सर यस, प्लीज आस्क, पूछो। सर फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट क्या था सर? पहला पॉइंट था कि रिवर्सिबल प्रोसेस है तो वो जिस हिसाब से फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है उसको रिवर्स कर सकते हैं दोबारा इनिशियल स्टेट पे, सेम पाथ पे। सेम पाथ में मतलब स्टेट वेरिएबल जो जाते टाइम रहे होंगे, आते टाइम भी वही स्टेट और वो स्टेट वेरिएबल रहे होंगे, डिफरेंट जंक्शन ऑफ प्रोसेस पे। Reversible process can be exactly reverse from final state to initial state, but irreversible process can't be reverse, उसका पाथ initial state पे लेके आएंगे तो भी दूसरा रास्ता रहेगा, बीच में पैरामीटर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यस सर। फाइन, इन सब चीजों को हम लोग यूज करेंगे। चलो बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया for having patience, great patience you guys have. Thank you very much once again. Jai Hind, Jai Bharat.